नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। प्रैक्टिस पेपर नंबर मॉडल पेपर नंबर 34 है बाय जायसवाल सर। और इस तरह के प्रश्न यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। जिस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टॉप 30 प्रश्न जो है यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके 30 प्रश्न सिलेक्शन की वजह से, और 30 में से अगर 30 लाना है या 25 प्लस का ईवीएस में स्कोर करना है, बहुत ही ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं आज के पेपर की बात करें, लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखा जाए तो मंगल ग्रह से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और तो मंगल ग्रह का टॉपिक या अंतरिक्ष से 2 प्रश्न डेली आ रहे हैं। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे, दो प्रश्न डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो इन पूरे जो पेपर पे पूछे जा रहे हैं, वो सारे कंसेप्ट को इस प्रश्न पर कंबाइन किया गया है। इस प्रैक्टिस पेपर पर सारे प्रश्नों को कंबाइन करने की कोशिश की गई है, और बाकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आइए जान लेते हैं, 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर कितना है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। नासा का जो है मार्स की बात करेंगे। जी हाँ, नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा था 23 मार्च 1974 को, 8 नवंबर 2007 को, 6 अगस्त 2012 को या 1 जनवरी 1969 को। बहुत ही टफ पेपर के अंतरिक्ष के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आज भी सभी को पता होगा, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा इसके हमारे चैनल का, हमारे वीडियो का, तो आपने समझ लिया होगा कि मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है, तो 2013 की बात करेंगे। ठीक है, तो नासा का जो है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पे पहुंचा था। कब पहुंचा था? लगता है 6 अगस्त 2012 के समथिंग सही होना चाहिए। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। और 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? 6 अगस्त 2012 को पहुंचा था। और यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर पे पूछे जा रहे हैं, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा हमारे श्वसन या श्वासों में छोड़ी जाती है। और आज के प्रश्न में पूछा गया था कि पूरे वायु में जो है सबसे अधिक मात्रा या प्रतिशत किस गैस की है। जी हाँ, किस गैस की है, यह आज प्रश्न आया हुआ है। तो सभी जानते हैं नाइट्रोजन। बहुत ही सरल प्रश्न था। तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अगर बात करें, कितनी मात्रा हमारे श्वासों से छोड़ी जाती है। जी, हमारे जीवों द्वारा जो हम छोड़ते हैं वह CO2 तो छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं और O2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यही पूछा जा रहा है, कितनी प्रतिशत मात्रा में हम CO2 को छोड़ते हैं? 4%, 8%, 12% या 16%? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन बिल्कुल हाई लेवल की यह तैयारी चल रही है, सिलेक्शन वाली तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है। राइट ऑप्शन बात करेंगे 4%। जी हाँ, वायु में उपस्थित जो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की 4% मात्रा हमारे श्वासों द्वारा जो है छोड़ी जाती है। और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.04% होता है, परंतु हमारे द्वारा जो छोड़ी गई श्वसन में CO2 की मात्रा 4% होती है। अब ये मत कह दीजिएगा कि वायुमंडल में 4% मात्रा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है हट्टी सोने की खान स्थित है? जी हाँ, हट्टी सोने की खान या सोने की खदान या खान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, ऐसे राज्य में जहाँ पे सोने की हट्टी नामक सोने की खान स्थित है, वह और कोई नहीं, आपका कर्नाटक राज्य है। जी हाँ, कर्नाटक में सोने की खानें जो है भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा 90% सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और कर्नाटक में सोना कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से पाया जाता है। कौन कौन से खानों से? कोलार तथा हट्टी, ये ध्यान दीजिएगा। 90% जो है कर्नाटक राज्य से सोना प्राप्त होता है।
हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना में, कर्नाटक के मैसूर में, आंध्र प्रदेश के ग्वालियर में, राजस्थान के अजमेर में। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी हीरे की बात की जाती है, मध्य प्रदेश का प्यारा सा जिला सतना और पन्ना की बात की जाती है। जी हाँ, जब भी देखिए अपने क्षेत्र का किसी भी प्रश्न आता है ना, तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी फील होती है, यार हमारे ज़िले का नाम आता है, जीके में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को पता होगा हम कहाँ से निवेश करते हैं। ठीक है, आपका प्यारा भाई जायसवाल सर, यानी मेरा नाम विजय जायसवाल है, सभी जानते होंगे। मैं सतना से ही बिलोंग करता हूँ, सभी लगभग जानते होंगे सभी लोग। तो भारत में जो है मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान जो रखता है, सभी जानते हैं। और यहाँ के पन्ना तथा सतना जिले जो हैं हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, सदाबहार, गरान, पर्णपाती या कटीले की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए वनों में अगर देखा जाए तो वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों को त्याग कर देते हैं, या पतझड़ की बात करेंगे तो वह कहलाता है पर्णपाती। पर्णपाती मतलब पत्तों को गिरना। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्णपाती ऐसे पौधे को कहा जाता है जो प्रतिवर्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्ते को गिरा देते हैं, जैसे आम, सीसा, महुआ आदि। ये क्या कहलाते हैं? पर्णपाती वन के ये वृक्ष कहलाते हैं, आम, सीसा, महुआ, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर जिला है, वह साथियों आपके स्वर्ण या गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। अनंतपुरा जिला, जी हाँ, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा जो जिला है वह सोना या स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। ये आंध्र प्रदेश के रायजियारा क्षेत्र में पड़ता है। साथ में आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खानों से भी सोने का उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक राज्य के कोलार और हट्टी खानों से प्राप्त होता है, जिससे हम पिछले प्रश्नों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? सभी जानते हैं, हीरे की खदान की बात करेंगे। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, सभी जानते हैं, यहाँ हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन है, और हमारा यह पड़ोसी जिला है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर जो है हीरे की खानें उपलब्ध हैं। मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला भारत का कौन सा देश है? मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला जो भारत है वह कौन सा देश है? विश्व में पहला देश है, सभी कमेंट कीजिएगा। विश्व में पहला देश है, एशिया में पहला देश है, विश्व में तीसरा देश है, एशिया में दूसरा देश है। जी हाँ, डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर इम्पोर्टेंट है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का कौन सा देश है, या कौन से नंबर पर देश होगा भारत? तो साथियों, भारत जो है एशिया में पहला देश है। जी हाँ, इसरो की कामयाबी मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश भारत है, और भारत का अंतरिक्ष अभियान उस ऊंचाई तक पहुंच गया है जहां तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और जापान पहुंचे थे। ठीक है, और 5वें नंबर पर हमारा भारत भी पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है साथियों, जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है? परजीवी, विषाणु, प्रोटोजोआ या जीवाणु की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए जल जनित रोग जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, किस रोगाणु के कारण होता है? तो सभी जानते हैं विषाणु। जी, ये ध्यान दीजिएगा, रोगाणु, विषाणु। अब देखिए वो लेवल हट गया, वो लेवल आज एक प्रश्न पूछा गया था, विटामिन ए की कमी से होने वाला रिक्त स्थान में रतौंधी वाला, ये आज के पेपर पर आया हुआ प्रश्न है, यानी रोग से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हेपेटाइटिस एक आपका विषाणु जनित रोग है, और इस रोग में यकृत के ऊतकों में सूजन आता है। जी हाँ, हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है, और इससे क्या होता है, हमारे यकृत में क्या होता है, जो ऊतक होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल अर्थात सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, सूती वस्त्र उद्योग जो है आपके बम्बई अर्थात मुंबई शहर में स्थापित किया गया है। जी हाँ, कॉटन मिल की बात की जाए, सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए, स्थापना पहला प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था, जो असफल रहा। लेकिन इसके बाद 1856 ईस्वी में
काबस जी डाबर नाना भाई द्वारा मुंबई में किया गया था। किसके द्वारा? काबस जी डाबर नाना भाई के द्वारा जो है किया गया था। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो शिवपुरी आपके राष्ट्रीय पार्क है, जितने भी भाई बहन शिवपुरी जिले से हैं सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एनर्जी कायम रखिए क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन के साथ साथ माइंड जो होता है, माइंड की एनर्जी, अपने अंतरात्मा की एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, दिल खुश होना बहुत ज़रूरी है, दिल को एनर्जी फुल बनाना बहुत ज़रूरी है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? सभी जानते हैं, तेंदुए और चीतल। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिस पर तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यह आपके आगरा मुंबई मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली यूवी विकिरणों से मुख्यतः कौन सा कैंसर होता है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है, सालों से मेहनत कर रही हैं, मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम को फतेह करना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अपने माता पिता के सपने को साकार करना। सभी कमेंट कीजिएगा। सूर्य से निकलने वाली जो साथियों सभी जानते हैं, जो यूवी किरणें की अगर बात करें, अल्ट्रावायलेट किरणें की बात करें, ठीक है, तो यूवी किरणें जो होती हैं वह त्वचा का, जी हाँ, मुख्यतः कैंसर होता है त्वचा में। जी हाँ, सूर्य से निकलने वाली यूवी विकिरणें त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये एक बहुत पाए जाने वाला कैंसर होता है जिसमें कोशिका को इपीडर परत में अविभक्त गांठें बन जाती हैं और मुक्त त्वचा संबंधी 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। प्रश्न आ गया, बेसल सेल कोशिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा। ये नोमा वाले शब्द याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है, बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? तो सभी पिछले प्रैक्टिस पेपर हमने डिटेल के साथ बात भी किया था। देखिए, जब भी बीसीजी में उसमें सी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि बीसीजी में सी का अर्थ क्या होता है, और आज हम प्रश्न कर रहे हैं कि बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? तो यह क्षय रोग के लिए किया जाता है। जी हाँ, बीसीजी प्रतिरक्षा क्षय रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त होता है। बीसीजी अर्थात बैसिल कैलेमाइट ग्वेरियन टीका 1921 में क्षय रोग अर्थात टीबी के बचाव हेतु प्रथम बार उपयोग किया गया था। प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि बीसीजी के टीके का सर्वप्रथम उपयोग जो है किसके लिए किया गया था? टीबी रोग के लिए, क्षय रोग टीबी के लिए कब किया गया था? 1921 में प्रथम बार जो उपयोग किया गया था। और क्षय रोग से बचाव हेतु यह सिर्फ एक साधन है, साधन नहीं है, केवल एक साधन है। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा में उपस्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि जो वक्षीय गुहा में उपस्थित हो वह है थाइमिस ग्रंथि। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, जो हार्मोन को स्रावित कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और यह टी लिम्फोसाइट के विकास, परिपक्वता एवं कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। मैथ्यू हेडन, डॉन ब्रैडमैन, महिला जयवृद्ध ने, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, किसने जो है टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाया है? तो यहाँ में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है और नाम बता देता हूँ आपके इंग्लैंड के जो ब्रायन लारा है। ब्रायन लारा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं और वह टोटल रन सर्वाधिक पारी में 400 रन है। अभी तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उच्चतम स्कोर किया गया है। ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक 400 रन बनाए थे। और ब्रायन लारा कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के हैं शायद। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध बनाए थे, ठीक है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट, प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। साथियों, पिचर शब्द जो संबंधित है ये किससे है? तो जो पिचर शब्द होता है ये आपके बेसबॉल से संबंधित है। जी हाँ, बेसबॉल में पिचर वह खिलाड़ी होता है जो हर बार खेल शुरू करने के लिए गेंद को खिलाड़ी की ओर फेंकता है, वो क्या कहलाता है? उसका नाम पिचर कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्द अपने माइंड पे, मस्तिष्क पर बैठा लीजिएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि किस खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया? जी हाँ, ऐसे खिलाड़ी का नाम बताइए जहां पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया, मतलब वो जर्मनी का ही खिलाड़ी होगा। जी हाँ, रूप सिंह। जी हाँ, जर्मनी के लोगों ने 1936 के ओलंपिक खेलों में रूप सिंह के खेल के प्रसन्न होकर जर्मनी की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रख दिया, रूप सिंह। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जो है
या किससे प्रदूषण जल को उपचारित किया जाता है? तो विपरीत परासरण, जी हाँ, रिवर्स ओसियासिस, जिसे हम इंग्लिश में रिवर्स ओसियासिस बोलते हैं और हिंदी में विपरीत परासरण। इसके द्वारा जो है प्रदूषित जल को उपचारित किया जाता है। विपरीत परासरण या रिवर्स ओसियासिस की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, न्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और संभावित प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट किस रोग का पहचान हेतु होता है? जी हाँ, एलिसा जो एक टेस्ट होता है वह किस रोग हेतु पहचान हेतु किया जाता है? तो वह आपके एड्स एंटीबॉडीज। जी हाँ, एलिसा एक ऐसा टेस्ट होता है जो एड्स एंटीबॉडीज रोग के पहचान हेतु प्रयोग होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ, कलेक्ट कर लीजिएगा। एलिसा का पूर्ण रूप जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो शोरबेंट। ऐसे ये एंटीजन एंटीबॉडी बंध क्रिया के ऊपर आधारित होते हैं जिससे पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबॉडी और हार्मोन्स के बारे में पता चलता है। और एलिसा टेस्ट से एड्स एंटीबॉडीज का पता चलता है। तो एलिसा टेस्ट से किसका पता चलता है? एड्स एंटीबॉडीज का पता चलता है। 20वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कितने भारतीय टेस्ट क्रिकेटर लोकसभा के सदस्य हैं? जी हाँ, कह सकते हैं ये पॉलिटिक का प्रश्न है लेकिन स्पोर्ट का भी प्रश्न हो सकता है। तो कितने, आज जैसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल में भारतीय खिलाड़ी के सबसे ज़्यादा किसके रन हैं, तो सचिन तेंदुलकर हैं। ये आप आज प्रश्न जो है पूछा गया है, तो ये संभावित प्रश्न है। कितने भारतीय टेस्ट क्रिकेटर जो हैं जो लोकसभा के सदस्य हुए हैं? तो लगभग जो है 2 ही हैं। एक आते हैं आपके अजरुद्दीन की बात करेंगे और दूसरे आते हैं कीर्ति आज़ाद, और सचिन तेंदुलकर भी सदस्य रह चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 या 3 होगा, सभी बताइए। लोकसभा के सदस्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य की बात करें, भारतीय टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन, कीर्ति आज़ाद, सचिन तेंदुलकर संसद सदस्य हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा पूछा गया, ये ध्यान देना है। तो लोकसभा में 2 हैं और राज्यसभा पूछा जाए तो 1 है आपके सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। और अजरुद्दीन और कीर्ति आज़ाद केवल लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर मात्र 1 ही खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अभाव में रक्ताल्पता रोग होता है? तो सभी जानते हैं, हम बात करेंगे लोहा या आयरन या Fe की बात करेंगे। जी हाँ, लोहा, आयरन या Fe जो होता है इसकी कमी से रक्ताल्पता रोग होता है और यह स्त्रियों में अधिक पाया जाता है और इसकी कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा में गिरावट आ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप चक्कर, बेहोशी, रक्तस्राव या रक्त की कमी तथा RBC कणिकाओं की संख्या में गिरावट आ जाती है। जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं में संख्या में गिरावट आ जाती है, किसकी कमी से? आयरन की कमी से। नोट कर लीजिएगा, रक्ताल्पता जो रोग होता है। कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? जी हाँ, अजैव घटक और जैव घटक ये दोनों पढ़ लीजिएगा, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। धीरे धीरे गाड़ी जो है, जो पेपर है EBS का पटरी पर आ रहा है, इतनी कठिन आज नहीं आ रहे हैं जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो आएगा। जी हाँ, 10th क्लास तक का लेवल मैथ्स का आ रहा है, मैथ्स का थोड़ा हार्ड कर रहा है लेवल, और बाकी जैसे है बाल विकास में थोड़ा आपका MP टेट जो वर्ग 2 जैसे था उस तरह के लेवल आ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली सिद्धांत नहीं पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड कथन से बना के प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सारे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से, और सिलेक्शन पाना तो 105 प्लस ज़रूर स्कोर कीजिए। 105 प्लस के नीचे अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी एग्ज़ाम के बाद आपको कट ऑफ बता दिया जाएगा। तो पर्यावरण एक अजैव घटक है, जो कि यहाँ पे पानी की बात करेंगे। जी हाँ, पर्यावरण का एक अजैव घटक पानी होगा, बाकी अजैविक घटक यानी ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की बात करेंगे। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करना है कि भारतीय नागरिकता वचन द्वारा अधिग्रहण, भारतीय नागरिकता का अंत तथा कानून, भारतीय नागरिकता का अंत जो है कानून के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण या मूल अधिकार पंजीकरण द्वारा। ये नीचे जो है सुमेलित करना है और नीचे आपके ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। देखिए साथियों, अगर सुमेलित करना है तो सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि जो भारतीय नागरिकता है वह किसके द्वारा है? पंजीकरण के द्वारा है। और जो आपके भारतीय नागरिकता का जो अंत है वह वचन द्वारा अधिग्रहण है। और मूल अधिकार सभी जानते हैं, कानून के समक्ष समता तथा कानून समान संरक्षण, ठीक है। देखिए, भारत की नागरिकता 5 प्रकार के हैं, या भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। एक आपका वंशानुगत, जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से
और पाँचवा क्या है, भारतीय संघ के नए क्षेत्र के समावेश या एकीकरण द्वारा। ये 5 ऐसे हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है। और दूसरा है कि कोई भी भारतीय नागरिक 3 प्रकार से अपनी नागरिकता समाप्त कर सकता है। अगर नागरिकता भी समाप्त करना, उसके 3 प्रकार हैं। एक होता है परित्याग, स्वेच्छा से छोड़कर। दूसरा है समाप्ति, जिसने दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली हो तो फिर समाप्त कर सकते हैं। और तीसरा होता है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। ये 3 ऐसे प्रकार हैं जिसपे नागरिकता समाप्त हो सकती है, आप लोग कर सकते हैं। अगला, इनमें से कौन जो विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है, वह है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति जो है विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय होता है। तो द्विसदनीय विधानमंडल से जो आशय होता है वो होता है निम्न सदन और उच्च सदन से होता है। जी हाँ, द्विसदनीय विधानमंडल से आशय जो होता है निम्न सदन और उच्च सदन। और इनमें पूछा जा सकता है निम्न सदन कौन है, उच्च सदन कौन है। चलिए सभी फटाफट बताइए, ठीक है, कि निम्न सदन कौन होता है और उच्च सदन कौन होता है। पहला उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन होता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। किसके द्वारा राज्य संचालित होता है, तो सभी जानते हैं, राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष, सरकार या राष्ट्रपति। देखिए राज्य की संचालन की बात कर रहे हैं तो राज्य का जो संचालन होता है सरकार द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन पंचायती राज से संबंधित है। तो देखिए जो बलवंत राय मेहता आयोग है यह पंचायती राज से संबंधित है, क्योंकि बलवंत राय मेहता आयोग जो है आपके जनवरी 1957 में भारत सरकार ने गठित किया था। प्रश्न आ सकता है कि बलवंत राय मेहता आयोग को भारत सरकार ने कब गठित किया। ठीक है, तो जनवरी 1957 को, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और इसके बाद आपका आता है अशोक मेहता आयोग 1977, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 भी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो समितियां हैं 4 आपके पंचायती राज से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, फीडबैक कीजिएगा कि लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र पर है या किस क्षेत्र पर स्थित है। तो लक्षद्वीप सभी लोग जानते हैं, राज्य का जो उच्च न्यायालय है भारत के किस क्षेत्र पर है। यह लगातार हम 2 बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। संभावित प्रश्न है केरल राज्य। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इसका न्यायालय क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय क्षेत्र के तहत आता है, जो कि कोच्चि या केरल पर स्थित है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो पर्यावरण अध्ययन का अगर बात करें तो सभी जानते हैं भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन तीनों से संबंधित हो जाएगा। 30वां प्रश्न दिया गया है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता का ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विचार को संप्रोषित नहीं करता है। देखिए विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता का ज्ञान। तो देखिए पहला ही ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। तो ऐसा नहीं है, पहला ही कथन जो है यह संप्रेषित नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जैसे उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण होता है, जब चारों तरफ का आवरण हमारी भाषा होती है, ठीक है, जब बच्चा मातृभाषा से सीखता है, उसकी जो मातृभाषा होती है, ठीक है, तो वो भाषा भी आपके पर्यावरण पर ही आती है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे विचार संप्रेषित नहीं होता। बाकी जो दूसरा दिया गया है कि पर्यावरण की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इसकी परीक्षाओं में अवबोधन व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए और भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ पर्यावरण अध्ययन को अधिगम को संवर्धित करता है। ये हमारे सही दिए गए, लेकिन पहला ही ऑप्शन कि पर्यावरण अध्ययन जैसे उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ठीक है, और पर्यावरण की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन भी हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन है
आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं, क्योंकि जायसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट के फीडबैक का सरोपरि सम्मान करते हैं, वेलकम अभिनंदन करते हैं। और मैं आपके साथ जायसवाल सर, सभी मित्रों को शुभ रात्रि। जिनका मॉर्निंग पर एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट है। एनर्जी के साथ जाइएगा, सील ठप्पा लगा कर जाइएगा और 105 के नीचे स्कोर मत ले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरि है। अपने सपने को साकार करना है, 105 की घड़ी की ऊपर ही स्पीड करके आइएगा। जी हाँ, चलिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि। बढ़िया एनर्जी के साथ पेपर दीजिए बेहतरीन, और एनएसएस डेली देखिए जिनका एग्जाम है, और फीडबैक टेलीग्राम से जुड़ें, इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ें, फेसबुक पेज पर अपने टीटी फैमिली को फॉलो करें। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूं अब मॉर्निंग पर आपके एनालिसिस पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।